जून है 29। हम लेक्चर देख रहे हैं 17। ये बेसिकली रिमेनिंग पार्ट है मोशन विद अ कांस्टेंट फोर्स। और उसके बाद इसमें एक और टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे वर्क एंड एनर्जी को। सो बेसिकली ये लेक्चर दो टॉप पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट जो है वो रिमेनिंग पार्ट है मोशन विद अ कांस्टेंट फोर्स, और सेकंड पार्ट जो है वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बताता है। सो लास्ट टाइम मोशन विद अ कांस्टेंट फोर्स में हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे थे। हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मोशन विद अ कांस्टेंट फोर्स। सो एक एग्जांपल नंबर 5 इसमें है कपल्ड मैसेस। कपल्ड मैसेस में मेरे पास क्या सेटअप है कि एक मैस है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, दूसरा मैस है एक इंक्लाइन प्लेन पे। दोनों के दोनों मैसेस एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हैं। इस वजह से इस सिस्टम को हम कहते हैं कपल्ड मैसेस। सो हमारे पास ये क्या सेटअप है कि इस पे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ वेट है। इस पे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ और सिर्फ वेट है। हमने क्या निकालना है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ए ऑफ बोथ मैसेस इन दिस सिस्टम। डेफिनेटली इन दोनों मैसेस की एक्सेलरेशन ए ही आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। जिस एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करेगा। सो हमने लेवल किया हुआ है इसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सेम इसकी एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। सो हमारी जो अजम्पशन है इस केस में, वो अजम्पशंस क्या हैं। अजम्पशन सबसे पहले ये है कि सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग हमारा मैसलेस है, पुली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैसलेस है। सो एग्जैक्टली ये सरफेस और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग मैसलेस है, ये वाली पुली मैसलेस है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बेसिकली इस पे टोटल जो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स है वेट की mg डाउनवार्ड, दूसरी फोर्स है अपवार्ड n1। सिमिलरली इस पे भी एग्जैक्टली एक फोर्स लग रही है डाउनवार्ड mg अपवार्ड नॉर्मल फोर्स। इस पे टेंशन स्ट्रिंग की है, इस पे टेंशन है। हम बेसिकली देख रहे हैं कि सेटअप क्या है। सो हम सबसे पहले एक इंडिविजुअल मैसेस को देखना शुरू करेंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मैस M1 की, सो M1 ये मेरे पास M1 है। M1 पे जो टोटल लगने वाली फोर्सेस हैं वो कितनी हैं। इंक्लाइन प्लेन पर पड़ा हुआ है M1 पे एक फोर्स वेट की फोर्स है जो एग्जैक्टली डाउनवर्ड है, दूसरी नॉर्मल फोर्स है। उसके बाद ये कि M2 जो बेसिकली ये रिएक्शन है, मैं आपको बताऊंगा आगे थोड़ा सा जाके ये रिएक्शन कैसे है। लेकिन ये टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर जो कि M2 खींच रहा है M1 को अपनी तरफ। सो अपवर्ड टेंशन है। इस वेट के बेसिकली दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकल है, क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस हमने एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में लिया है जिस डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने उसी डायरेक्शन में मूव करना है। सो ये इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में मेरे पास एक्स एक्सिस है, वर्टिकुलर मेरे पास वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस में है, ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस में है। सो इस वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस में बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस में बनेगा। सो ये एंगल और ये एंगल डेफिनेटली सेम होंगे। अगर मैं इस मैस को इस पॉइंट को उठा के नीचे की तरफ ले आऊँ, सो डेफिनेटली ये एंगल कम होता जाएगा। एग्जैक्टली जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ हिट करूँगा ये एंगल ज़ीरो हो जाएगा, तब ये भी एंगल ज़ीरो हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इसको आगे की तरफ मूव करूँगा ये एंगल बढ़ेगा, ये भी एंगल बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ये एंगल दोनों सेम होंगे। मेरा वेट है जो कि एग्जैक्टली डाउनवर्ड है। ये इसका कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है। ये इसका कंपोनेंट है जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अगर थीटा ये है तो ये कॉस आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा। सो एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स एक ये है, एक ये है। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सो हम कहेंगे हमारे पास जो मैस M1 है से अलॉन्ग एक्स एक्सिस sum of all the forces along x axis M1 times acceleration along x axis। उस एक्सेलरेशन को मैंने सिंपली a कहा है क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। सो एक्स एक्सिस पे फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ये एक फोर्स है वेट का कंपोनेंट जो कि x की डायरेक्शन में है, टेंशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। वेट का कंपोनेंट जो कि x डायरेक्शन में है माइनस टेंशन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, विच इज़ इक्वल टू M1 टाइम्स एक्सेलरेशन।
इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम आगे की तरफ देखते हैं वाई एक्सिस पे इस पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। वाई एक्सिस पे एक ये फोर्स है अपवर्ड पॉजिटिव वाई में, ये फोर्स है डाउनवर्ड नेगेटिव वाई में। ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा। सो along y-axis sum of all the forces along y-axis m1 times acceleration along y-axis which is equal to 0 because no acceleration along y-axis ay is equal to 0। अगर मेरा ये 0 हो गया, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कितनी हैं यहाँ से मुझे पता है कि n1 पॉजिटिव है m1g नेगेटिव है। सो n1 पॉजिटिव है माइनस m1g नेगेटिव है कॉस ऑफ थीटा। इक्वेशन 2 का मैंने लेबल कर दिया इसको। अब मैं मैथ m2 को देखता हूँ। मैथ m2 क्या है? मैथ m2 का सेटअप संभाव कुछ यूँ है। हॉरिजॉन्टल ब्लॉक पे है m2, इस डायरेक्शन में टेंशन है। बेसिकली क्या होता है कि ब्लॉक m1 m2 को अपनी तरफ खींचता है विथ अ टेंशन t। ये बेसिकली एक्शन है। इसके रिएक्शन में ब्लॉक m2 ब्लॉक m1 को अपनी तरफ खींचता है, जो कि इसका रिएक्शन होता है। अगर मैं गौर से आपको यहाँ दिखाऊं तो बेसिकली ये क्या है, ब्लॉक m1 m2 को अपनी तरफ खींचता है विथ टेंशन t। इसके रिएक्शन में ब्लॉक m2 m1 को अपनी तरफ खींचता है विथ सेम टेंशन t। सो ये एक्शन है जो कि m2 पे लग रहा है, ये रिएक्शन है जो कि m1 पे लग रहा है। सो इस वक्त मैं m2 को देख रहा हूँ। सो इस वक्त मैं इस वाली टेंशन को देख रहा हूँ जो कि सेल्फ एक्शन फोर्स है। सो ये m2 पे लगने वाली फोर्स है x एक्सिस में, ये वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड वर्टिकली अपवर्ड। सो सम ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग x एक्सिस m2 टाइम्स ax। a मुझे पता है कि ax इटसेल्फ a है क्योंकि हमने दोनों एक्सेलेरेशन को सेम a का नाम दे दिया हुआ है। सो x एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन फोर्स लग रही है, ये वाली फोर्स विच इज़ इक्वल टू m2 टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अगर मैं देखता हूँ अलॉन्ग y एक्सिस, ये फोर्स अपवर्ड है, ये फोर्स डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा। सो सम ऑफ ऑल द फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस m2 टाइम्स afy विच इज़ इक्वल टू 0। नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग y एक्सिस, ये तो 0 हो जाएगा। इसमें अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब बेसिकली जो इक्वेशन हमारे काम की हैं वो दो इक्वेशन है। एक ये इक्वेशन 3 है जो कि t इज इक्वल टू m2a। दूसरी जो हमारे पास काम की इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है जो कि है m1g साइन ऑफ थीटा माइनस t विच इज़ इक्वल टू m1a। ये इक्वेशन 1 है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास केस कुछ कैसा आएगा से, अगर मैं इक्वेशन 1 को ऐड करता हूँ सो इक्वेशन 1 मेरे पास है m1g साइन थीटा माइनस टी विच इज़ इक्वल टू m1a। इक्वेशन 3 में जो कि बराबर है t इज़ इक्वल टू m2a, ऐड करूँगा तो t से कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा m1g साइन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a। सो ये जाके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। इधर एक्सेलरेशन जो मेरे पास आ जाएगी m1 अपॉन ये वाला टर्म m1 प्लस m2 टाइम्स g साइन थीटा। एग्जैक्टली ये शेप आई है मेरे पास एक्सेलरेशन की। सो हमने क्या निकालना था, हमने बेसिकली कपल्ड सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन निकालनी थी। सो समहाउ ये मेरे पास एक कपल्ड सिस्टम था। अगर मेरे पास ये सिस्टम है जिसमें m1 है m2 है, ये फ्रिक्शन लेस है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की होगी वो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 g टाइम साइन ऑफ थीटा, जिस पे जो इंक्लाइंड सरफेस पे जो मैस होगा ऊपर आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में दोनों का सम आएगा टाइम्स g ऑफ साइन ऑफ थीटा। एक और छोटी सी एग्जांपल है, ये बेसिकली किसके बारे में है, हमारे पास ये है एक्सेलरेटेड इंक्लाइंड प्लेन इटसेल्फ एक्सेलरेट हो रहा है। मेरे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, वुडन वेज है, कुछ भी है, उस पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा वेज इटसेल्फ एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ये पूरा का पूरा इटसेल्फ एक्सेलरेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये भी एक्सेलरेट हो रहा है।
ये सिर्फ और सिर्फ इस पर पड़ा हुआ है, किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं है। ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। यहाँ पे बताया भी हुआ है द ब्लॉक M ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है। उसके बाद भी ये रुका हुआ कैसे है, इसको हम देख लेते हैं। इसी के बारे में बेसिकली सवाल है। द वेज एक्सेलरेट्स विथ एन एक्सेलरेशन A, ये पूरा का पूरा वेज जो है ये एक्सेलरेट हो रहा है विथ एन एक्सेलरेशन A, जो कि यहाँ बताई हुई है। व्हाट इज़ एंगल थीटा सच दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप अप और डाउन द प्लेन। एक पर्टिकुलर एंगल होगा, अगर ये एक्सेलरेशन A के साथ एक्सेलरेट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिसके लिए ये ना तो नीचे की तरफ मूव करेगा, स्लिप डाउन होगा, ना तो स्लिप अप होगा। अगर मेरे पास एंगल को हम चेंज कर देते हैं, एंगल एक पर्टिकुलर एंगल से छोटा हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ स्लिप अप हो जाएगा। अगर एंगल बहुत बढ़ा देते हैं तो ये स्लिप डाउन हो जाएगा। बेसिकली ये जो रिलेशन होता है ये थीटा और ए के दरमियान होता है। हमने इनके रिलेशन को मेंटेन करना होता है। अगर मैंने इनका रिलेशन मेंटेन कर दिया, इवन अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस भी है उसके बावजूद भी ये ब्लॉक इसी इंक्लाइन प्लेन पे इसी जगह रुका रहेगा। मीन्स इटसेल्फ तो वेज पूरा का पूरा मूव कर रहा होगा, ये भी मूव कर रहा होगा, लेकिन ये अपनी पोजीशन ये वाली छोड़ेगा नहीं। अगर इनका जो है वो रेशियो डिस्टर्ब होता है तो डेफिनेटली यहाँ तो ये स्लिप डाउन हो जाएगा, यहाँ की स्लिप अप हो जाएगा। सो उसी को हम देख रहे हैं। इस पे जो टोटल लगने वाली फ़ोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक डाउनवर्ड है एंड दूसरे ये पर्टिकुलर सरफेस जो इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है जो कि नॉर्मल फोर्स है एन। हमेशा जो जिस सरफेस पर ब्लॉक पड़ा होता है वो सरफेस एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक पर। सो हमारे पास इस एम पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो एक तो है mg डाउनवर्ड फोर्स, दूसरी ये नॉर्मल फोर्स है जो कि इस पर्टिकुलर सरफेस के नॉर्मल है। अब बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यही काम है क्योंकि पूरा का पूरा वेज इटसेल्फ मूव कर रहा है। सो इस परपेंडिकुलर जो इस प्लेन है, जो यही प्लेन नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, उसी की वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। अगर मैं एन के ये एंगल और ये एंगल डेफिनेटली सेम होगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊँ, इस पर्टिकुलर नीचे की तरफ ले आऊँ प्लेन को, तो एंगल रिड्यूस होगा। डेफिनेटली ये भी आगे की तरफ जाएगा, ये भी एंगल रिड्यूस होगा। सो ये एंगल और ये एंगल आपस में लिंक है। अगर मैं एन को देखता हूँ तो एन वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। इसका ये कंपोनेंट आएगा एन टाइम्स साइन ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट आएगा क्योंकि थीटा ये है तो एन टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। सो अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में लिखना चाहूँ तो कंपोनेंट्स में इसको यूँ लिख सकता हूँ से ये मेरे पास डाउनवर्ड एम जी है, ये मेरे पास एन टाइम्स साइन ऑफ थीटा है, ये मेरे पास एन टाइम्स कॉस ऑफ थीटा है। अब इस पर टोटल फोर्सेस यही लग रही हैं, कोई और फोर्स नहीं लग रही। सो अगर मैं देखता हूँ सम ऑफ ऑल द फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस पे सिर्फ ये फोर्स लग रही है। सम ऑफ ऑल द फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वल टू एन साइन थीटा टाइम्स मैस टाइम्स एक्सीलरेशन। इक्वेशन 1 आ गई। अलॉन्ग वाई एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, सो अलॉन्ग वाई एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, सो 0x a y 0। सम ऑफ ऑल द फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस 0 आ जाएगा। एग्जैक्टली वही रीज़न है। सो वाई एक्सिस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। सो एन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू एम जी इक्वल टू 0। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, सॉरी ये बेसिकली आ जाएगा एन कॉस ऑफ थीटा माइनस एम जी विच इज़ इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो इक्वल टू एम जी आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 लेवल कर दिया। अगर मैं 1 और 2 को आपस में डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मैंने इक्वेशन 1 रखी एन साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू एम ए, नीचे 2 रखी एन कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू एम ए। एन से एन कैंसिल, जी सॉरी एम से एम कैंसिल, ये मेरे पास आएगा टेन ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू ए ओवर जी। हमने हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमने एंगल निकालना था। अगर एक्सेलरेशन गिवन है तो एंगल बेसिकली ये आएगा। वैसे ये रेशो होता है ए और थीटा का। अगर हमने इस पर्टिकुलर रेशो को मेंटेन रखा तो एक्सेलरेटेड इंक्लाइन प्लेन पर जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर मैस पड़ा हुआ है वो ना तो स्लिप डाउन होगा ना तो स्लिप अप होगा। अगर मैं इस रेशो को डिस्टर्ब करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास या तो ये स्लिप डाउन हो जाएगा या फिर ये स्लिप अप हो जाएगा। एक्सेलरेशन सेम है, अगर मैं थीटा रिड्यूस कर दूं तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक्सेलरेशन सेम है, थीटा बढ़ा दूं तो नीचे की तरफ आ जाएगा। थीटा सेम है, एक्सेलरेशन इंक्रीज़ करता हूं ऊपर की तरफ गिर जाएगा। थीटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ करता हूं नीचे की तरफ गिर जाएगा।
सो अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करता हूँ, जो कंडीशन हमने अभी ड्राइव की है, जो कि या तो ये वाली कंडीशन है या फिर ये वाली कंडीशन है, उसके लिए ब्लॉक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे रुका रहेगा, ना तो नीचे की तरफ गिरेगा ना तो ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये बेसिकली एग्जांपल्स थे मोशन विथ अ कांस्टेंट फोर्स के। अब हम जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी की तरफ। पहला पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फिर दूसरे पार्ट में हम डिटेल में लेक्चर को देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, वर्क एंड एनर्जी है। वर्क एंड एनर्जी में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम रिलेट करते हैं फोर्स को किसके साथ, पार्टिकल मोशन के साथ। सो ये बेसिकली इक्विवेलेंट है न्यूटन सेकंड लॉ के, या तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करते हैं या फिर हम ये यूज़ करते हैं। वर्क मुझे पता है कि सबसे पहले अगर मैं वर्क को देखता हूँ तो ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से W = F.D। F वेक्टर D वेक्टर, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई की, उसने एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आ जाएगा, से ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक मूव करता है विथ फोर्स F विथ डिस्टेंस D, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा मेरे पास कितना, F × D। उसके बाद एनर्जी की अगर हम बात करें तो द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल्स वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर हाफ में यहाँ के मल्टीप्लाई करवा दो तो आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। हम बेसिकली वर्क और एनर्जी को लेंगे और हमने ड्राइव करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली इक्विवेलेंट है न्यूटन सेकंड लॉ के, या तो हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करते हैं या हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली जो है वो स्केलर फॉर्म है, न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन और फोर्स न्यूटन्स के लॉ में दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं। वर्क और एनर्जी में वर्क भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, तो दोनों हमने इसके लिए यूज़ करना होंगे। सो हम बेसिकली बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल वर्क डन की। सपोज़ वो क्योंकि 1D है तो मैं यहाँ x लेवल कर रहा हूँ, अगर मैं ना भी करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं x एक्सिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 1D की। से फोर्स Fx एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस डज एन अमाउंट ऑफ वर्क। अगर मेरे पास कोई फोर्स Fx एक्ट कर रही है किसी पार्टिकल पे जो कि मूव करता है एक डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x, सो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा, जो फोर्स ने जो वर्क किया वो एग्जैक्टली बराबर आएगा Fx टाइम्स डेल्टा ऑफ x। ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट है, दोनों की यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, जिसमें W क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स F, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वर्क का यूनिट क्या आएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है, जो कि एनर्जी की डायमेंशन है। अगर वर्क ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल भी किया। अगर वर्क लेस देन 0 है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। सो इस केस में, ऊपर वाले केस में हम कहते हैं कि वर्क इज़ डन ऑन द पार्टिकल, इसके यहाँ हम कहते हैं वर्क इज़ डन बाय द पार्टिकल। सो एक्सटर्नल फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया, पार्टिकल ने वर्क किया है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में, इसीलिए इसको कहते हैं वर्क इज़ डन बाय द पार्टिकल। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं 1 डायमेंशनल के केस को। से मेरे पास क्या है यहाँ पर, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्सेस हैं, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस को ऐड करते हैं, और जो वर्क है वो बेसिकली रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, या डिपेंडेंट क्वांटिटी है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। एग्जाम्पल तो नहीं कह सकते ये, लेकिन समहाउ एक एग्जाम्पल भी है जिसमें हम कुछ डेवलप करने जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ोर्स हमारी कांस्टेंट होती है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ़ोर्स हमारी पोजीशन पर डिपेंड करती है। एक पोजीशन पे कुछ लग रही है, दूसरी पोजीशन पे कुछ लग रही है, तीसरी पोजीशन पे कुछ लग रही है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है स्प्रिंग फोर्स। जैसे ही मैं स्प्रिंग के इस एंड को आगे की तरफ खींचता हूँ तो डेफिनेटली पहले फोर्स कुछ और होती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर और बढ़ जाती है।
ये फोर्सेस कहलाती हैं पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस, जिसमें जैसे जैसे एक्स इंक्रीज़ करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी इंक्रीज़ करेगा। सो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं, वो इंक्रीज़ भी कर सकता है, डिक्रीज़ भी कर सकता है। ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। सपोज़ करते हैं कि यहाँ मेरे पास एक पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, से द स्प्रिंग फोर्स। ये पोजीशन ए पे कुछ और है, फिर चेंज होती जा रही है, फिर अमाउंट ऑफ फोर्स का चेंज होता जा रहा है, फोर्स का अमाउंट चेंज होता जा रहा है। सॉरी, ये पोजीशन ए पे इसका मैग्नीट्यूड कम है, फिर मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, फिर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, फिर इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। पोजीशन बी पे से इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, जो कि से इतना है, से ये इतनी फोर्स है, से ये इतनी फोर्स है। सो ये लाजमी नहीं है कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करे, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता है। इस फोर्स की कोई भी शेप हो सकती है, डिपेंड करता है कि फोर्स कैसे लग रही है। सो हमारा काम इसमें क्या है, हमारा काम है इसमें बेसिकली वर्क डन निकालना फ्रॉम पाथ ए टू पार्ट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वर्क डन निकालना है, वर्क डन करना है। सो मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल्स इन डेल्टा एक्स। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो टोटल पाथ है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स। फॉर ईच इंटरवल, हर इंटरवल के लिए डेल्टा वर्क हम निकालते हैं, जिसको हमने लेबल किया हुआ है आई। आई इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट पोजीशन एक्स आई फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट सेम है सबका। सो ये वर्क मुझे बेसिकली रेक्टेंगल का एरिया दे देगा विथ हाइट एफ एक्स एंड विड्थ डेल्टा एक्स। सो मुझे रेक्टेंगल का एरिया देगा, फिर इसमें दूसरा रेक्टेंगल ऐड करूँगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ओवरऑल ये मुझे सारा का सारा वर्क डन दे देगा। सो टोटल वर्क डन बिटवीन ए एंड बी वो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हमारे पास सम हो जाएगा ऑफ ऑल सच इंटरवल्स। सो W इज इक्वल टू सम I इज इक्वल टू 1 to n del W ऑफ I। हम बेसिकली जितने भी स्मॉल इंटरवल्स हैं सबको ऐड कर रहे हैं वर्क को, टोटल वर्क निकालने के लिए। सो del W यहाँ मैंने मुझे पता है कि क्या है। सो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n f x ऑफ I डेल्टा x। हम बेसिकली देखते हैं लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस हम क्यों यूज़ करते हैं, से हमारे पास सपोज़ करते हैं कि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स हर पॉइंट पे रैपिडली चेंज हो रही है। उस केस में हम क्या करेंगे कि जो ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट है, कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, उसको छोटे से छोटा रखेंगे फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। सो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हम इंक्रीज़ कर देंगे, डेल्टा एक्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। सो वर्क टोटल की कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा एक्स की लिमिट हमने ये लगा दी है, और आगे हमारे पास आगे सम है। जब हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोच करे ज़ीरो को और सम भी हो, उस वक्त ये सम कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल में। सो वर्क मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डेल ऑफ एक्स। ये बेसिकली एक लाइन इंटीग्रल कहलाता है, क्योंकि ये इंटीग्रल है एक कंप्लीट लाइन पर, क्योंकि पार्टिकल एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है बिटवीन ए एंड पॉइंट बी। सॉरी, पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन में। उस पर फोर्स जो लग रही है वो एफ ऑफ एक्स है, जो कि लाजमी नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन हम इंटीग्रेट एक पर्टिकुलर लाइन पर ही कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रल डी एक्स ऐड करते जा रहे हैं, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। सो ये बेसिकली एक लाइन इंटीग्रल कहलाता है। यहाँ पे दिस इज़ द लाइन इंटीग्रल। और वर्क टोटल मुझे क्या मिलेगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स एंड द लाइन्स एक्स ए एंड एक्स बी। ये बेसिकली मुझे क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि जो वर्क डन है वो बेसिकली एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स एंड द लाइन्स ए एंड बी। सो वर्क डन मुझे बेसिकली इस बाउंडेड रीजन का एरिया दे देगा कि इस बाउंडेड रीजन का एग्जैक्टली एरिया कितना है। न्यूमेरिकली वर्क डन मुझे ये चीज़ बता रहा है। सो हम आगे की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। इसकी सबसे पहले एक एग्जांपल्स देखेंगे कि पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स की एग्जांपल क्या है। से मेरे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है। स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास क्या है कि हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू मूव द स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। से मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसका वन एंड फिक्स है,
जिसको पॉइंट x इजिकल टू ए से x इजिकल टू बी ले जाने में कितना वर्क रिक्वायर है, मुझे ये निकालना है। सो मुझे पता है कि F बराबर है -kx के। स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला है। x एंड F आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए ये नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि x अपोजिट डायरेक्शन में जैसे जैसे मैं खींचूँगा रेस्टोरिंग फोर्स उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो मुझे पता है कि वर्क डन का फार्मूला क्या है, ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी, -k बाहर आ जाएगा, x और डॉट डी ऑफ एक्स की डायरेक्शन सेम है, ये x इंटू डी एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रल x² आ जाएगा b से लेके a तक। तो मेरे पास वर्क आ जाएगा -k/2 p² -a²। b डेफिनेटली बड़ा है, a डेफिनेटली छोटा है, तो ये टर्म ओवरऑल नेगेटिव है। नेगेटिव टर्म मुझे क्या बता रही है, w इज़ लेस देन 0 का मतलब वर्क इज़ डन ऑन द स्प्रिंग। अगर गौर से देखें तो रेस्टोरिंग फोर्स ने कोई भी काम नहीं किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो इस स्प्रिंग को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गई है। सो वर्क इज़ डन ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स ने वर्क नहीं किया। अगर स्प्रिंग फोर्स वर्क करती तो वर्क पॉजिटिव आता। सो डेफिनेटली वर्क नेगेटिव है। अगर मेरे पास वर्क पॉजिटिव आता इसका मतलब ये कि वर्क इज़ डन बाय द स्प्रिंग, लेकिन इस वक्त स्प्रिंग ने कोई भी काम नहीं किया। सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ वर्क का 3D केस इन जनरल, मेरे पास क्या होता है कि फोर्स एक डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में, इन दोनों के दरमियान का एंगल थीटा है। तो वर्क इन जनरल 3D में F.dr के बराबर होता है, जिसमें फोर्स कांस्टेंट भी हो सकती है, पोजीशन डिपेंडेंट भी हो सकती है। हम एक छोटा सा केस देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अगेन एक पार्टिकल को मूव करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट से। हम पाथ को अगेन डिवाइड करते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में, जिसको हमने लेबल किया हुआ है डेल्टा आर। वर्क डन फॉर ईच इंटरवल, मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो आएगा डेल डब्ल्यू ऑफ आई, इंडेक्स है ये आई, लेबल किया हुआ है मैंने एफ ऑफ आई डी ऑफ आर। सो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बेसिकली हो जाएगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस का सम। सो टोटल वर्क आ जाएगा समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n डेल डब्ल्यू ऑफ आई, डेल डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी एफ ऑफ आई डॉट डी ऑफ आर। अगेन हम लिमिटिंग केस देखेंगे। लिमिटिंग केस हम क्यों देखते हैं, लिमिटिंग केस हम इसलिए देखते हैं अगर हमारे पास फोर्स अपनी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड रैपिडली चेंज कर रही है। सो मुझे बहुत ही स्मॉल चेंजेस देखने हैं। उस केस में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ़ इंटरवल्स इंक्रीज़ कर देते हैं, ऑटोमेटिकली इंटरवल लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। उस केस में सम हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल के अंदर बिटवीन 2 पॉइंट्स P1 एंड P2। सो मेरे पास W लिमिट डेल आर टेंस टू 0 I इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ आई डी ऑफ आर, ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रल में फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2 f इंटू डी ऑफ आर। डेल कन्वर्ट हो जाएगा डी आर में, ये लिमिट इंटीग्रल लिमिट, और ये सम कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल में। अगेन ये एक लाइन इंटीग्रल है, लेकिन ये 3D में है, ये किसी पॉइंट P1 से लेके किसी पॉइंट P2 की डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसको मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूँ तो कंपोनेंट फॉर्म में मेरे पास इसकी शेप क्या बनेगी, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट आ जाएगा। सो वर्क टोटल मेरे पास कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा एफ एक्स डी ऑफ एक्स, एफ वाई डी ऑफ वाई, एक्स जेड डी ऑफ जेड। एक छोटा सा एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स के हवाले से। सो इस केस में हमारे पास क्या है कि से ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि x में नहीं होती, जो कि y में नहीं होती, z एक्सिस में होती है। z पॉजिटिव अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करती है, इसीलिए नेगेटिव आ गया। एफ जेड इज इक्वल टू -mg द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्लोज टू द अर्थ सरफेस। हमने वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, तो वर्क का फार्मूला मेरे पास एग्जैक्टली ये आ जाएगा, x की कंट्रीब्यूशन 0, y की कंट्रीब्यूशन 0, z की जगह -mg डी ऑफ z। ये कैंसिल ही हो जाएंगे। ये मेरे पास भी कांस्टेंट है, इसमें फोर्स कांस्टेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है। सो mg मेरे पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा z1 से लेके z2 तक। सो ये इंटीग्रल बेसिकली एग्जैक्टली
ये dz मुझे z दे देगा, z2 माइनस z1, इसके लिमिट्स आ जाएंगी, ये शेप आ जाएगी। z2 माइनस z1 को मैं डेल z भी लिख सकता हूँ। सो अगेन हमारे पास जो वर्क आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई इस पे वर्क नहीं किया, किसी एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया है ऑन द पार्टिकल। हम इसे कह सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं वर्क इज़ डन बाय द पार्टिकल अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड या अगेंस्ट ग्रेविटी। थैंक यू। आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट्स आपको इंशाल्लाह 1 या 2 दिनों में अपलोड कर दूँगा, या मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट लेक्चर के साथ अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।